दोस्तों, आपने बचपन में कंपास इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, जो हमको बताता है कि हम लोग किस डायरेक्शंस में हैं या किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं। जो कंपास है वो आपका दिशा सूचक यंत्र मैग्नेटिज्म के सिद्धांत पे आधारित है। इसका मतलब है कि अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट फील्ड है जिसके डिफ्लेक्शन से हमको ज्ञान मिलता है कि हम किस डायरेक्शंस में हैं। आइए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। वैज्ञानिकों ने तमाम एक्सपेरिमेंट किए हैं। हम केवल ये इसमें जानेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्शंस है या जो मैग्नेट पड़ी है अर्थ के कोर के अंदर है उसकी क्या डायरेक्शन है। दोस्तों, आप जानते हैं जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको आप क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको आप कह सकते हैं इक्वेटर एक्सिस कहते हैं। ज्योमेट्रिकल एक्सिस में जो ऊपर की तरफ ये वाला भाग है जिसको आप ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल कहते हैं, इसी तरह जो ये नीचे वाला भाग है इसको आप ज्योमेट्रिकल साउथ पोल कहते हैं। लेकिन अर्थ में वैज्ञानिकों ने जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस खींची तो पाया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस हैं वो जो आपका साउथ पोल है जोग्राफिकली उससे निकल रही हैं। इसका मतलब है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो यहाँ पे नॉर्थ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये देखी कि जो जोग्राफिकल एक्सिस है वो तो हम लोग ने मान ली थी वैज्ञानिकों ने कि साहब हम उसको एक्स और वाई एक्सिस में लेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। ये जो मैग्नेट है वो भगवान बनाई चीज़ है, तो जाहिर सी बात है ऐसे सूरत हाल में हम इसको बदल नहीं सकते। जब इसकी स्टडी की गई तो देखा गया जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो जोग्राफिकल एक्सिस है उसके बीच में एक एंगल है, यानी एक दूसरे पे अलाइन नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। इसको कहते हैं डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। थोड़ा सा ये डिक्लाइन है। एग्जैक्टली जो अर्थ एक्स मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ है वो जोग्राफिकल एक्सिस पे नहीं है, उनके बीच में थोड़ा सा अंतर है जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरी बात आपने देखी कि जो जोग्राफिकल का जो साउथ पोल है वहाँ पे स्टडी की वैज्ञानिकों ने तो देखा वहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल है, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही थी, आप जानते हैं निकल के साउथ से एंट्री करती हैं। तो मैग्नेटिक साउथ पोल जो है वो जोग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस या नॉर्थ पोल पे है। तो दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा कि पोल्स इसके उल्टे हैं, ठीक है। जहाँ पे साउथ जोग्राफिकल साउथ है वहाँ पे नॉर्थ है अर्थ का, और जहाँ नॉर्थ है वहाँ पे साउथ है। और दूसरी क्या है कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जोग्राफिकल एक्सिस पे एग्जैक्टली नहीं है, वहाँ से थीटा डिग्री का डिक्लाइनेशन है। तो दो बातें इस फिगर से क्लियर हो गई। तीसरी, आप जानते हैं इक्वेटर क्या होता है, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो भागों में बांटती है, ईस्ट से वेस्ट, तो वो एक्स एक्सिस में होनी चाहिए। क्योंकि ये परपेंडिकुलर माना गया इसको, तो इसलिए जब इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो आप देखेंगे जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो थोड़ा सा आपके मैग्नेटिक एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो इतना सा अंतर आपको आता है। तो दोस्तों, दो महत्वपूर्ण बातें आपने देख ली। आइए इसको हम लोग अपने फॉर्म में देखते हैं कि अगर हम मान लें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ले लें, तो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ये लिया आपने जिसको जोग्राफिकल मीन कहा, और देखिए ये चीज़ इसमें अंतर है। तो आपने कहा दूसरा जोग्राफिकल एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले जो कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन बता रहा है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, जो ये आपने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देखा था। ये इसलिए है, आपने कहा कि अगर ये पॉइंट पे कहीं पे आपके अर्थ सरफेस पे किसी की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो एक इंक्लाइंड ही होगी। इसका लफ्ज मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो सोती सर ने क्या क्या, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस वाला, और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि आपका वाई एक्सिस वाला। एम राइट, कोई भी वेक्टर है उसको रिजॉल्व करते हैं यानी एक्स और वाई एक्सिस में कन्वर्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल से और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, इसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप इज नथिंग बट
जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पे अर्थ की, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। है राइट। आइए दोस्तों चलते हैं आगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स डेवलप कर लें, अपने पेन की इंक को बदल लें, क्योंकि अब काला ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड काला ही होना चाहिए। तो वही फिगर है, आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उतना आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप कह सकते हैं कि साहब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक है, जिसको आप BH से संबोधित कर सकते हैं, वो क्या है, ये आपको एंगल है, इसको ये चाहिए, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल ये आपके पास है, तो एंगल के साथ जो भी लिखते हैं वो कॉस हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया B cos डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो जाएगा BH, जो आपको दिख भी रहा, सॉरी BB जो आपको दिख रहा है, तो ये नॉर्मल है, तो B साइन डेल्टा। तो दो चीज मिल गई, इससे आप दो चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आप, रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऐड कर दिए स्क्वायर करके, तो आप कह सकते हैं BH स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया प्लस इसका स्क्वायर कर लिया, बराबर, बेटा कॉमन ले लें, ज़्यादा लिखना मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि फार्मूला ही बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर, इसको जोड़ना था B स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसलिए अंदर बचा साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये दोनों मिलके एक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो आप कह सकते हैं कि जो B स्क्वायर है वो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर के होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप कह सकते हैं BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। अगर ये एंगल ऑफ डिप निकालना, ये बहुत पूछा जाता है इम्तिहान में, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी दूसरी वाली को पहली से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा, और ये हो जाएगा BB, है राइट बेटा, और ये BH। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 डेल्टा, तो आप कह सकते हैं V यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इससे आप डेल्टा निकाल लेते हैं, यही कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप। मिलेगा सवाल आपको 10 दिसंबर को। तो बेटा अर्थ मैग्नेटिक्स के बीच में दो बातें थी, जो मैथमेटिकल बातें थी, वो हमने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की, और क्या होती है वो इस फिगर में, इन दो फिगर को, ये आपका एक सिंपल फिगर था जिसको हम लोग ने मैथमेटिकल की भाषा में चेंज कर लिया और आपको सिखा दिया। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, फैराडे लॉ आपको याद आ रहा होगा, उसको याद करने से पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वैसे आपके पास मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस। आपने एक एरिया ले लिया, क्या लगे सर ये हमारा एक एरिया है, जिसको आपने ए कर लिया, लेकिन इसके नॉर्मल जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है इस एरिया के नॉर्मल, तो आपने कहा कोई बेटा इंक्लाइन लिया, जानबूझ के लिया है, तो कोई एंगल लिया है, इसको थीटा कर दिया, एम आई राइट। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड B है और इससे आपको पास, इसके नॉर्मल एरिया के नॉर्मल पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चाहिए, तो आपने कहा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, B cos थीटा, एम आई राइट। एक बात आप और भी जानते हैं, अगर एरिया है तो एरिया वेक्टर क्या होता है, उस एरिया का नॉर्मल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। खूब अच्छी तरह आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सीखा है, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो लगभग बात वही है, बस वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी। तो सोती सर ने कहा अगर दो चीज इन्वॉल्व हो, एक तो आपका एरिया इन्वॉल्व है और दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्मली एरिया निकल रहा है,
दो बातें हैं, एक साथ लिखनी है तो एक नाम दे दिए, उसी का आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा निकलेंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। दो डिफरेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है एरिया, दोनों सेम होते तब जुड़ते और घटते। देखिए वैज्ञानिक बना दिया मैंने आपको, तो इसलिए गुणा या भाग हो सकता है। तो आपने कहा भैया ज्यादा एरिया ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। आपने कहा सर इसको अगर हम ऐसे लिख ले, और आपने कहा सर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इनका मैग्नीट्यूड कॉस है, ये कब है, जब डॉट प्रोडक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास चीजें हैं, क्योंकि सारा खेल यहीं से निकलता है। तो अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में इतनी चीज का ज्ञान होना जरूरी है। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चलते हैं। फैराडे साहब ने क्या कहा था कि साहब एक कॉइल ले लीजिए जिसमें करंट फ्लो कर सकती है अपने आप बगैर पावर लगाए। तो कहने लगे कैसे होगी, कहने लगे आप एक मैग्नेट ले लीजिए। तो मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेगी, उसको आप इस कॉइल से अटैच करा दीजिए। अगर आप इसको कुछ हिलाए डुलाएंगे नहीं, यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। सीधे ले आके इसको यहाँ खड़ा कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इसको आप हिलाए डुलाएंगे या आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और उसी फ्लक्स की वजह से आप देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। पास ले आएंगे तो इधर हो जाएगा, और उधर ले जाएंगे दूर ले जाएंगे तो होगा। यानी हर हालत में अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, सर्किट क्लोज होगा तो एक इंड्यूस करंट बहेगी। कह लगे वो तो साफ दिख गया, कितनी होगी ये बताएं। तो उन्होंने कहा भाई साहब कुछ नहीं है, डायरेक्शन चूंकि उल्टी होती है इसलिए माइनस बताया है, और बहुत डिटेल में ये नहीं बता पाए थे। लेंज साहब ने ये इस माइनस का मतलब अपने नियम में बताया था। हालांकि इस वीडियो में उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम केवल मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है माइनस d∅dt, ये बताता है कि अपोजिट होगा, पास आएगा तो आपको जो है दूसरी डायरेक्शन में ले आने को करेगा, और दूसरी होगा तो अपोज करेगा, दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देगा, पास आएगा तो पास नहीं आने देगा। आपको केवल इस लेक्चर में समझना है जो इंड्यूस ईएमएफ है वो चेंज इन फ्लक्स जिस रेट से हो रहा है उस पर कर रहा है। थोड़ी सी एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपका ये टाइम डिपेंडेंट कोई फंक्शन दिया है तो d∅dt कर दीजिएगा। आपको और भी ये समझना है कि जो सर्किट क्लोज हुआ है करंट होगी कितनी होगी, कहने लगे इंड्यूस ईएमएफ हमको मालूम है, जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर हो जाएगी। साथ में आपको जानना चाहिए कि भाई कितना चार्ज फ्लो करेगा इस प्रोसेस में। तो आप कह रहे हैं जितनी करंट पैदा हुई, और सारा काम क्या है, जितने समय तक चेंज किया था, जिस समय चेंज करना बंद कर देंगे तो ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना बंद हो जाएगा। सारा ये है कि कितने समय में आप इसको, कितने समय तक आप इसका फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये फ्लक्स पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए ईएमएफ कितना होता है, तीसरा हमने देखा है कि करंट को पूछ लेता है, और चौथी चीज वो पूछ लेता है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा इतने प्रोसेस में या इतने समय में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे काफी न्यूमेरिकल लगाएंगे आप। कहने लगे क्या ऐसे ही करने से होगा, कह नहीं भाई, आप चाहें तो इतना आप समझते ही हैं, मेरे बहुत से लेक्चर्स हैं मैग्नेटिक्स पे, आप हमारे चैनल पे आ ही गए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको देखिए, और प्लेलिस्ट में चले जाइए, मिल जाएगी आपको। आपने एक कंडक्टिंग रॉड ले ली, ये तो समझ ही रहे होंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड। अब आपने क्या किया है, तो जब ये मैग्नेट पैदा हो रही है, लगी हुई है, इसी को चेंज करना है, तो आपने एक रॉड ली जिसकी लेंथ आपने L दी, और इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया।
तो ये घूमने लगी, घूमेगी तो क्या करेगी बेटा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेगी। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेगी तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस EMF पैदा हो जाएगा, किस किस के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। एम राइट? इसको हम O कह लें और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मान लीजिए हम L पॉइंट कह लें। ठीक, तो कहने लगे जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो सर इंड्यूस EMF पैदा होगा। हम कहा हाँ बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं कितना होगा, आप याद रखिएगा 1/2 B, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा, जिस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही यूनिफॉर्म, और जो आपके रॉड की लेंथ है उसका स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं कि साहब इतना रोटेशनल EMF पैदा हो गया, यानी आपने रोटेट कराया, उसकी वजह से EMF हुआ। क्योंकि आपने देखा, क्या देखा बेटा, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स कट रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट रही है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। आइए ट्रांसलेशनल को भी समझ लीजिए, यानी कि सीधा सीधा चले और आप क्या कर दें बेटा, आप उसको जो है कट करा दें, यानी किसी तरह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट हो जाए, यानी फ्लक्स चेंज हो जाए, आपका इंड्यूस EMF उस कंडक्टर में, उस कंडक्टर के क्रॉस पैदा हो जाएगा। तो आपने कहा सर ये हमने एक रॉड ले ली, छोटी सी ले ली, पतली सी, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस की, और ये आप समझ गए कि साहब मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड लगी है। ये बेटा आपने एक रॉड ले ली, कंडक्टिंग रॉड, इसकी जो लेंथ है वो मान लीजिए आपने L ले ली। ठीक, अब देखिए यहाँ तक फ्लक्स फिक्स है, जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उतनी है। कब होंगी, जब आप या तो इधर चल दीजिए V वेलोसिटी से, तो देखिए जब ये चलेगी यहाँ आ जाएगी तो चेंज हुई, या आप इधर चलेंगे तो क्या हुआ, देखिए इतना ही तो एरिया मिला आपको, चेंज हुआ, है मैं राइट? अभी आपके पास इतना फिक्स है। तो कह लगे आप V वेलोसिटी चल रहे हैं, तो आपने कहा सर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आपने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसकी वजह से रॉड के पॉइंट के बीच में इंड्यूस EMF होगा। वो कितना होगा, वैज्ञानिक ने देख लिया, बहुत आसान है, वो है आपका VBL। तो दोस्तों इस फार्मूले को ध्यान रखना, बहुत सवाल लगते हैं, और इस फार्मूले को भी ध्यान रखना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें आपको फ्लक्स क्या हो गया आपको पता चल गया, इंड्यूस EMF कितना हो गया वो आपको पता चल गया, और इस तरीके से आप आगे बढ़ गए। ठीक, आइए सर चलते हैं आगे। आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की। सेल्फ होता है कि अगर एक क्वाइली है, उसमें आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर है, और उसमें अगर हम कुछ चेंज कर दें, इसमें अगर चेंज कर दें, तो इसमें ही सेल्फ आपका जो है एक इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो इंड्यूस EMF पैदा होता है उसके बारे में बताया गया है कि अगर सर्किट क्लोज होगा तो आपका करंट बहने लगेगी। जो करंट बहने लगेगी तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई के, यानी जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टर। ये आपका एक इंडक्टर ही तो है, यानी कि सेल्फ इंडक्टर किसके बराबर हो गया, फाई अपॉन आई के हो गया। ये बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न भी हैं, केवल एक कॉइल की बात कर रहे थे, अगर नंबर ऑफ टर्न भी हैं तो उतना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह आपको म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर मिलेगा या इंडक्टेंस मिलता है। उसमें बेटा क्या होता है, आपने एक कॉइल लिया,
इसमें आप करंट को चेंज करेंगे, जिससे मैग्नेटिक वही करंट बहेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और उसमें चेंज कर देंगे करंट में तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा। उस चेंज को अगर दूसरे कॉइल से, यानी जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसको दूसरे उससे कॉइल से हमने लिंक करा दिया, तो लिंक करा दिया तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो इनके बीच का जो संबंध है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी का, उसमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी इसी फाई और आई के बीच में, जिसको आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या कर रहे हैं जो कि आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा था, आप कह रहे थे कि सर जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से हो रहा था। तो सेल्फ इंडक्टेंस के दो फार्मूले याद रखिएगा, एक ये किससे संबंधित है बेटा, फ्लक्स से, और ये किससे संबंधित है, ये इंड्यूस ईएमएफ से, और उसमें करंट का रेट के चेंज से। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और इंड्यूस ईएमएफ दिया है तो आप सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। लगभग इसमें भी यही चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि सर जो M होगा N2, यहाँ पे N है, ये आपका प्राइमरी है, लिख देते हैं, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी कॉइल में जितने भी टर्न हो गए उनसे क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा, और चेंज आप करंट किस में करेंगे, करंट तो आप इसमें बहा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको कि भाई साहब म्यूचुअल इंडक्टेंस इनकी वजह से पैदा हो रहा है, दूसरे वाले की वजह से। तो कितना हो गया, N2 जो कि इनके कॉइल थे, और जो इसका फ्लक्स जितना इस वाले से इन्वॉल्व था, और ये किससे पैदा हो रहा है, इस करंट से, यानी कि प्राइमरी यानी I1 से। यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये वाले सूरत हाल हुए, इंड्यूस ईएमएफ दिया है, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी में जो चेंज हो रहा है आपका करंट का, वही तो कारक है आपका, वही तो कारण है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये चीज। तो ये दो चीजें हैं जो थोड़ा सा अगर आप दिमाग से पढ़ लेंगे कि भैया क्यों हो रहा है, फ्लक्स कहाँ का है, टर्न कहाँ के होने चाहिए, चेंज करंट का कहाँ है, तो आपको कभी भी म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो करंट के फॉर्म का हो, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो, तो ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी। एक हमने देखा बहुत कॉमन सा सवाल अक्सर पूछते हैं कि M निकालिए, बड़ी चीज़ें दी रहती हैं, तो आप फाई निकाल लीजिएगा जो कि B इंटू ए होता है, B भी फाइंड आउट करना हो सकता है, एरिया भी करना हो सकता है, और उसमें I भी आ जाता है। जैसे ही आप फाई अपान आई करेंगे, उस पूरे सवाल के अंदर सबसे बड़ा सवाल देखा था जो कि हमारा, आप ढूंढेंगे तो हमारे पास यूट्यूब चैनल में कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन बच्चों को ये बताते हैं कि जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो बेटा फाई अपान आई निकाल लेना। फाई तुम्हें पता ही चल गया, B इंटू ए हो गया, और जब B निकालोगे तो उसमें I ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगा, और I को नीचे ले आओगे, जितनी क्वांटिटी बचेगी वही M आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। दोस्तों एक बातें और जान लीजिए, जिसको आप कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। बगैर एनर्जी के तो आप किसी को घास डालेंगे नहीं। तो आप देखेंगे कि अगर आप करंट बहा रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, कि इस तरीके के इंडक्टर के अंदर, इसको इंडक्टर कहते हैं, जिसका कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस L है, ये है, तो ये एनर्जी डिवाइस हो जाती है, एनर्जी स्टोर डिवाइस हो जाती है, जिसको आप कहते हैं हाफ LI²। ध्यान रखिएगा, बहुत काम देगी। आपने कहा सर अगर हम करंट बहाएंगे राइट, तो ऐसे सूरत हाल में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी, और आप जानते ही हैं कि एक्सिस पे होती है।
कहने लगे ऐसे में, तो कहने लगे सर ऐसे में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालते हैं, जिसको आप स्मॉल यू से भी करते हैं। ये बराबर होती है आपकी 1/2 मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुई है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और म्यू 0 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो एनर्जी स्टोर इन ए कंडक्टर के दो फार्मूले दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम देते हैं। ½ Li²। दूसरा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जब मैग्नेटिक फील्ड दी है तो 1/2 V²/μ0। हम आपको दे रहे हैं एक छोटी सी एडवाइस कि हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एनर्जी का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर यानी कि ई फॉर्म में, और हिंट दे दें ε0 फॉर्म में एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कैपेसिटर। कितनी होगी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देख लिया इसका मतलब है आप एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ में अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।